नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी मालदीव को मिली है, इसके क्या मायने निकाले जाएं और इंडिया को इससे किस प्रकार से फ़ायदा होगा। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से संबंधित। वैसे तो देखो कल भी आर्टिकल आया था हिंदू में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से संबंधित, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। लेकिन आज हम 2 आर्टिकल्स कंबाइन करेंगे और डिटेल से इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में इशू डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस में कैसे सरकार जो है जनता का ट्रस्ट इंक्रीज कर सकती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मालदीव को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी मिलने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से सबसे मेन जो यूएन का ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। क्यों? क्योंकि देखो यूएन जनरल असेंबली में यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। 193 जो यूएन के फिलहाल मेंबर्स हैं, 193 देश, सभी की रिप्रेजेंटेशन है यूएन जनरल असेंबली में। और जिस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे तो 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 15 में से 5 मेंबर्स के पास वीटो होती है, इस प्रकार की कोई वीटो किसी भी देश के पास यूएन जनरल असेंबली में नहीं होती है। यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो देखो विभिन्न रीजन से, ये जो 5 रीजन्स हैं, एक एक करके रोटेशन बेसिस पे चुना जाता है 1 साल के लिए। जैसे अफ्रीका के किसी देश से प्रेसिडेंट को चुना जाएगा 1 साल के लिए, उसके बाद एशिया पैसिफिक का नंबर आएगा, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप के किसी देश से किसी पर्सन को यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाएगा। टर्म सिर्फ 1 साल होती है, 1 साल के लिए चुना जाता है इन सभी रीजन से रोटेशनल बेसिस पर। परंपरा देखो ये भी है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये 5 देश यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इन देशों से कभी भी किसी पर्सन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिस पर देखो प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में तो नहीं, डिसीजन कैसा लिया जाता है यूएन जनरल असेंबली में। देखो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे पीस एंड सिक्योरिटी का मुद्दा हो, नए मेंबर्स को एडमिट करने का मुद्दा हो, बजट से संबंधित कोई मुद्दा हो, इन सभी इश्यूज़ पर डिसीजन लिया जाता है जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के साथ। और अगर इसके अलावा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो सिंपल मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है। और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। 5 देशों के पास है तो सही वीटो पावर, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, यूएन के दूसरे ऑर्गन में है, जनरल असेंबली में नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 4 देशों के नाम हैं आपके पास क्वेश्चन में। सबसे पहले वेटिकन, दूसरे नंबर पे नॉर्थ कोरिया, तीसरे नंबर पे इजराइल और चौथे नंबर पे पैलेस्टीन। आपको ये बताना है इनमें से कौन से देश यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। बताइए क्या सोचा आपने। देखो इन चारों में से 2 देश यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, एक वेटिकन और दूसरा पैलेस्टीन। इजराइल और नॉर्थ कोरिया ये तो यूएन के मेंबर्स हैं। तो इस प्रकार से हमने बेसिक्स को तो डिस्कस कर लिया। अब कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि क्यों सुर्खियों में आई है ये यूएन जनरल असेंबली। जैसा कि देखो हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था कि यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, और इन 5 रीजन्स में से रोटेशनल बेसिस पे यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को चुना जाता है बारी बाय बारी। तो इस बार एशिया पैसिफिक रीजन की बारी थी। एशिया पैसिफिक रीजन में से किसी देश के पर्सन को यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाना था। 2 देशों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, अफगानिस्तान और दूसरी तरफ मालदीव। और जीत किसकी हुई? मालदीव के द्वारा उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को मुकाबले में उतारा गया था और जीत इन्हीं की हुई। यानी अफगानिस्तान के द्वारा जिसको नॉमिनेट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, वो इलेक्शन हार गए। देखो इंडिया के लिए थोड़ा डायलेमा था शुरुआत में, बाद में नहीं। डायलेमा इस चीज़ के लिए था, अफगानिस्तान और मालदीव दोनों के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। अफगानिस्तान ने तो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी सीट इंडिया के लिए छोड़ दी। अभी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। बारी वैसे अफगानिस्तान की थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इंडिया के कहने पर अपनी सीट छोड़ दी
और अभी अफगानिस्तान की जगह इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया 8वीं बार। तो शुरुआत में इंडिया के लिए डायलेमा था, और मालदीव तो इंडियन ओशन में छोटा सा देश है, मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं ही, लेकिन अफगानिस्तान ने कैंडिडेट उतारने में देर कर दी, तो इंडिया को मौका मिल गया। इंडिया ने नवंबर 2020 में ही ये घोषणा कर दी थी कि हम मालदीव के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना कैंडिडेट अभी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि देखो, बाद में जब अफगानिस्तान ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा तो उनको उम्मीद थी कि इंडिया अफगानिस्तान के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की सीट इंडिया के लिए छोड़ी थी। तो इसलिए अब इंडिया ने चूंकि मालदीव को सपोर्ट किया, अब इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में इस बात को लेकर किसी प्रकार की कोई नाराज़गी ना हो कि हमने मालदीव को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और देखो, ये पहली बार होगा कि मालदीव से कोई पर्सन यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनेगा। अब वैसे तो इलेक्शन मालदीव ने लड़ा था, लेकिन पूरा जो चुनाव प्रचार किया वो इंडिया ने ही किया। इंडिया के डिप्लोमेट्स ने विभिन्न देशों से सपोर्ट हासिल की कि मालदीव से यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बन जाए, यानी प्रेसिडेंसी जो है मालदीव को मिल जाए। वोटिंग में मालदीव को कितने वोट मिले? 140s में कुछ मिले और 48 मिले अफगानिस्तान को। वैसे देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि मालदीव की जीत से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा देखो होगा, बहुत सारा होगा। इससे पहले यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो टर्की की तरफ से थे, और उन्होंने देखो यूएन जनरल असेंबली का अध्यक्ष रहते हुए कश्मीर इशू में पाकिस्तान की वकालत की थी, और इंडिया को काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। इंडिया ने उस समय यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पर आरोप भी लगाया था कि आपको इस प्रकार से पक्ष लेते हुए अच्छा नहीं लगता, आपको तो न्यूट्रल होकर बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि वो टर्की से थे, वो खुले आम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब प्रेसिडेंसी मालदीव को मिल गई है, और अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं, वो इंडिया से कोऑर्डिनेट करके एक्ट करेंगे यूएन जनरल असेंबली में। और वैसे भी देखो, इससे मालदीव और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मालदीव की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। एक तो देखो, मालदीव इंडियन ओशन में है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सी लेन्स होके गुजरती हैं। दूसरा, पहले यहाँ पे रेडिकलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इस्लामिक स्टेट ने अपनी जड़ें जमा ली थी। अब तो पहले की अपेक्षा कर थोड़ा रेडिकलाइजेशन कम हुआ है, लेकिन जब इराक में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था तो उस समय डर लगने लगा था इंडिया को कि यहाँ पर भी कहीं इस्लामिक स्टेट कब्जा ना कर ले, तो इससे तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो सीधा सीधा खतरे में आ जाती। बहुत से इंडियंस रहते हैं मालदीव में, और चूंकि इंडियन ओशन में चाइना अपनी जड़ें जमाना चाहता है, इस लिहाज से भी देखें तो मालदीव के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच के देखिए, अगर मालदीव चाइना के ग्रुप में चला जाता है तो चाइना के शिप्स यहाँ पर आके खड़े होंगे, चाइना की सबमरीन्स यहाँ पे आके खड़ी होंगी, तो इंडिया के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। और देखो, कहा यह भी जा रहा है कि यूएन जनरल असेंबली के ये जो नए प्रेसिडेंट होंगे अब्दुल्ला शाहिद, ये इंडिया के ही किसी डिप्लोमेट को अपना एड बनाएंगे। अभी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि होना बाकी है। कंक्लूजन में कहा जाता है कि अभी इंडिया की आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो ये मौका इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में आएगा, तो इंडिया अपनी पावर शो कर सकता है यूएन में। इसके साथ साथ इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इन सब इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंटशिप मालदीव को मिलना ये इंडिया के लिए अच्छा संकेत ही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मालदीव को यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी मिलने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कनेक्ट करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किस लिए जारी किया जाता है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? देखो, ये जो इंडेक्स है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, विभिन्न स्टेट्स और यूटी में स्कूल एजुकेशन का स्टेटस पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रैंकिंग दी जाती है विभिन्न स्टेट्स को और यूटीज़ को इस आधार पर जिस स्टेट में
स्कूल एजुकेशन का स्टेटस अच्छा होगा, मतलब जिस स्टेट या फिर यूटी को ज़्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा उस स्कूल एजुकेशन के मामले में उसको ऊपर रैंकिंग दी जाएगी एंड वाइस वर्सा। मकसद ये होता है पता लगाया जा सके कि विभिन्न स्टेट स्कूल एजुकेशन के मामले में कौन से एरिया में पिछड़े हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े हुए हैं, या फिर लर्निंग आउटकम के मामले में पिछड़े हुए हैं, या फिर इक्विटी के मामले में पिछड़े हुए हैं। इक्विटी मतलब जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को आसानी से पढ़वा पा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चे नहीं पढ़वा पा रहे हैं, वो स्कूल एजुकेशन को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेनली देखो 5 डोमेन्स में 70 इंडिकेटर्स के आधार पर विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। 5 डोमेन्स ये कौन कौन से हैं? लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, फर्स्ट एक्सेस, दूसरा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, चौथा इक्विटी और पांचवा गवर्नेंस प्रोसेसेस। इन 5 डोमेन्स में 70 इंडिकेटर्स के आधार पर विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। हर एक स्टेट को स्कोर दिया जाता है 1000 में से। और देखो अगर किसी स्टेट को 1000 स्कोर मिलता है तो मतलब वो स्टेट तो स्कूल एजुकेशन के मामले में पूरी तरह से परफेक्ट है। ऐसा होगा नहीं, वो आपको भी पता है। वैसे देखो काफ़ी बार आपके मन में एक क्वेश्चन तो ये भी आता होगा, ये डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंडेक्स आता रहता है और पिछले 4-5 सालों में सरकार ज़्यादा ही इंडेक्स रिलीज़ करने लगी है, क्या उनका कोई फ़ायदा भी होता है? देखो एक फ़ायदा तो यही होता है सीधा सीधा कि विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ को पता लग जाता है कि वो कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, और जब उनको पता लग जाता है तो वो फिर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की संभावना तराशने लगते हैं, यानी प्रयास करने लगते हैं उस इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन दूसरा सीधा सीधा फ़ायदा ये होता है कि विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ के बीच एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है। जब अखबार में खबर छपती है ना कि कोई स्टेट सबसे पीछे है इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, तो उस सरकार को तो बुरा लगेगा, तो वो सरकार कोशिश करेगी कि अगली बार इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग जो है वो ऊपर आए। क्यों? क्योंकि उस सरकार को जनता को जवाब देना है। तो विभिन्न सरकारें जब इंडेक्सेस में अपनी अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं ना, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट आती है। ये दूसरा फ़ायदा होता है इस प्रकार के इंडेक्सेस से। जैसे देखो लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादा होती है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोगों की लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादा होती है। क्यों? सोशल प्रेशर, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द कैंडिडेट्स, एक दूसरे को देखकर पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। तो वही फ़ायदा है इस प्रकार के इंडेक्सेस का। तो अब इस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इस इंडेक्स का तो देखो 3रा एडिशन जारी किया गया हाल ही में। 2017-18 में पहली बार ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था। विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी गई थी स्कूल एजुकेशन के स्टेटस के आधार पर, और अब 3रा इंडेक्स पब्लिश किया गया है। और इस इंडेक्स को जारी करते वक्त डेटा लिया गया है 2019-20 का। कौन जारी करता है ये इंडेक्स? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस इंडेक्स के लिए। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाती है? ये सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ एनसीईआरटी, मिड डे मील वेबसाइट, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का जो सगुन पोर्टल है। इस पोर्टल पे विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा जो डेटा अपलोड किया जाता है वो डेटा भी इस्तेमाल किया जाता है इस इंडेक्स में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग देते वक्त। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 2019-20 के लिए जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या हैं। देखो अच्छी बात ये है कि 33 स्टेट्स और यूटीज़ ने अपना अपना जो स्कोर है इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में इम्प्रूव किया है एज़ कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। बट देखो ये इम्प्रूवमेंट जो है वो सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए सेम नहीं है। कुछ स्टेट और यूटीज़ तो ऐसे हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु। इन्होंने तो अपना स्कोर अच्छा खासा इम्प्रूव किया है, बट ये स्टेट्स और यूटीज़ अभी भी 951 से लेके 1000 स्कोर वाली कैटेगरी में तो नहीं आए हैं, यानी बेस्ट इन स्टेट्स और यूटीज़ को अभी भी अचीव करना बाकी है। कुछ स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर सिर्फ मार्जिनली इम्प्रूव किया है, बिल्कुल थोड़ा बहुत पिछले साल के अपेक्षाकृत, और कुछ स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने डेटा को इधर उधर करके थोड़ा सा अपना इम्प्रूवमेंट दिखा दी है इज्जत बचाने के लिए। और सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कुछ वो स्टेट्स हैं जिनका स्कोर तो पिछले साल के अपेक्षाकृत कम हो गया है। वो स्टेट या फिर यूटी जिसको हाईएस्ट स्कोर प्राप्त हुआ है
और वो स्टेट और यूटी जिसको लोएस्ट स्कोर प्राप्त हुआ है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 380 से ज़्यादा है। देखो, जैसा हम ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में डिस्कस करते हैं, साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ जिसकी आवश्यकता है वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल चाहिए। स्कूल एजुकेशन को विभिन्न स्टेट्स को सीरियस लेना ही होगा। स्कूल एजुकेशन तो देखो नींव है। हम काफ़ी बार बात करते हैं ना कि जैसे हमारे देश में जॉब्स जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, काफ़ी बार हम बात करते हैं, हम इमीडिएट स्टेप्स की बात करते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना ये तो काफ़ी सारी हमारे देश में जो कमियां हैं ना, उसका एक कॉमन पॉइंट है कि आप स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करो। जैसे इंडिया अगर देश की डाइवर्सिटी सहेज के रखना चाहता है, यूनिटी सहेज के रखना चाहता है, तो क्या करो, स्कूल एजुकेशन में करिकुलम इम्प्रूव करो। मतलब कहीं से भी आप स्कूल एजुकेशन को तो कनेक्ट कर ही सकते हो। इसके अलावा देखो, आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है कि हेल्दी कंपटीशन तो पैदा हो गया स्टेट्स के बीच, पता भी लग गया उनको कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। तो सेंटर को चाहिए कि वो विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ जो स्कूल एजुकेशन के मामले में लैक कर रही हैं उनको आवश्यक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे, ताकि वो स्टेट्स कम से कम इम्प्रूव तो कर सकें ना। जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो वो इम्प्रूव कर सकेंगे स्कूल एजुकेशन के मामले में। एक काम ये कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट प्रोवाइड कर सकती हैं। जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करें, मतलब कम से कम एफर्ट्स दिखने चाहिए, उन स्टेट्स को ज़्यादा ग्रांट मिले। अगर ऐसा होता है तो स्टेट्स और यूटीज़ को एक और इंसेंटिव मिलेगा इस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नेंस में इंडियंस का इंक्रीज होता ट्रस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और खास करके जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए एथिक्स में यूपीएससी पूछ लेती है, व्हाट इज ट्रस्ट एंड व्हाई इट इज सेड दैट इंडियंस सोशल ट्रस्ट इन गवर्नेंस इज इंक्रीजिंग। ट्रस्ट देखो एक फीलिंग ऑफ बिलीफ है जो किसी इंडिविजुअल के किसी एक्ट की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उससे डेवलप होता है। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन एग्जाम्पल हम अगर डिस्कस करें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप डेली ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल ओपन करके देखते हो और आपको वहाँ पे हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन मिलती है। आपको ट्रस्ट है तभी तो आप ओनली आईएएस का चैनल ओपन करते हो ना यूट्यूब में, क्योंकि आपको पता है पिछले 5 सालों से डेली आती है एडिटोरियल डिस्कशन, तो आज भी आएगी। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन के प्रति चैनल का, कि वो डेली आती ही आती है, उसी से आपके अंदर ट्रस्ट पैदा हुआ है। ये प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है आएगा ही आएगा, तो ये ट्रस्ट डेवलप हो गया। उसी प्रकार से और एग्जांपल देता हूँ जो इस आर्टिकल में भी दिया हुआ है। आप उबर बुक करते हो और राइड स्टार्ट करने से पहले आपके पास ओटीपी आता है, आप ओटीपी शेयर करते हो ड्राइवर के साथ और आपकी राइड स्टार्ट हो जाती है। आप बार बार इस एक्शन को परफॉर्म करते हो तो आपका उबर की एप्लीकेशन में ट्रस्ट पैदा हो गया कि हाँ ये आसान है, पहले भी मैंने किया है और ये होगा ही। समझ गए? लेकिन देखो, इस प्रकार का सोशल ट्रस्ट इंडियंस में पहले इतना नहीं हुआ करता था। देखो, अगर हम इतिहास में जाएं तो ब्रिटिशर्स ने कितने समय तक देश में रूल किया और उनका तो गवर्नेंस के प्रति रवैया अच्छा नहीं था, और आज़ादी के बाद भी बहुत सालों तक यही कॉलोनियल माइंडसेट के साथ ब्यूरोक्रेट्स काम करते रहे और जनता में ये एटीट्यूड डेवलप हो गया, चलता है एटीट्यूड कि सरकार का तो ऐसा ही काम है भैया। बिजली डिपार्टमेंट में आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, अरे सरकारी काम है, नहीं होगा, देर लगेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर क्यों डेवलप हुआ? ट्रस्ट क्यों नहीं पैदा हो पाया गवर्नेंस में? क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा। सरकारी कर्मचारियों का रिस्पॉन्स जो है आपकी समस्याओं के प्रति वो अच्छा नहीं रहा, तभी तो आपका ट्रस्ट नहीं पैदा हो पाया ना गवर्नेंस में। लेकिन आर्टिकल में ये कहा जाता है कि अब धीरे धीरे इंडियंस का जो ट्रस्ट है वो गवर्नेंस में इंक्रीज हो रहा है। आंध्र प्रदेश की एक केस स्टडी शेयर की जाती है इसके लिए। आंध्र प्रदेश के 110 टाउन्स और सिटीज़ में एक सिटीजन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
मतलब कि अगर सिटीजन कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो मल्टीपल चैनल से कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, और उसमें से एक है ये प्लेटफॉर्म। और जैसे ही कोई सिटीजन इन 110 टाउन्स और सिटीज़ में से अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करता है तो तुरंत उसको एक रेफरेंस नंबर मिलता है एसएमएस से। उसको ये भी बताया जाता है कि कितने समय में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ये भी बताया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, और हर एक स्टेज पर नोटिफिकेशन दी जाती है यूज़र को कि आपकी जो प्रॉब्लम का समाधान है वो इस स्टेज पर पहुंचा है। और जैसे ही प्रॉब्लम कंप्लीटली सोल्व हो जाती है, फीडबैक के लिए एक कॉल भी आता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये सब चीज़ें तो प्राइवेट कंपनीज करती हैं अपनी सर्विस इंप्रूव करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अब सरकारी डिपार्टमेंट्स भी इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी हैं। और देखो, जब लगातार इस प्रकार की सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करेगी जनता को, तो जनता का जो ट्रस्ट है वो गवर्नेंस में इंक्रीज होगा ही। और वही पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि जनता का जो एटीट्यूड है गवर्नेंस के प्रति वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आया होगा कि अगर जनता का ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नेंस में तो इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा तो देखो होगा ही, जनता सीधा सीधा पार्टिसिपेट करेगी गवर्नेंस में, और अगर जनता पार्टिसिपेट गवर्नेंस में करती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जनता से फीडबैक मिलेगा सरकार को, और सरकार और ज़्यादा बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। जैसे जुडिशरी का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो एक मूवी में भी आया था, जुडिशरी के बारे में है। देखो, जुडिशरी में लाख कमियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में दो पर्सन्स की आपस में लड़ाई होती है तो एक दूसरे को क्या बोलता है, कोर्ट में देखूंगा मैं तुम्हें। अगर लोग जुडिशरी के पास जाना ही छोड़ देंगे तो अपने आप लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। तो जनता का गवर्नेंस में ट्रस्ट बढ़ता है तो भागीदारी बढ़ेगी गवर्नेंस में, और इससे ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जनता का गवर्नेंस में इंक्रीज होते ट्रस्ट से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया, मालदीव को प्रेसिडेंसी मिली है यूएन जनरल असेंबली की। दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, और तीसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया जनता का इंक्रीज होते सोशल ट्रस्ट से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।